रात का अंधेरा शहर पर छा चुका था। मुंबई की एक सुनसान गली में एक आदमी धीरे धीरे कदम बढ़ाता जा रहा था। उसके हाथों में एक लेदर का बैग था और चेहरा हुड से ढका हुआ था। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था, मगर डर उसके चेहरे पर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। एक दिलकश लड़की, सिया, रात की आखिरी लोकल ट्रेन से उतरकर अपने घर की तरफ जा रही थी। उसके कानों में ईयरफोन्स थे और वह अपनी दुनिया में खोई हुई थी। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि एक आदमी उसके पीछे चला आ रहा है। जब वह एक अंधेरी गली के पास से गुजर रही थी, तभी अचानक उसके पैर रुक गए। कोई था। वह मुड़ी, पर पीछे कोई नहीं था। उसने एक पल के लिए अपने दिल को समझाया कि शायद उसका भ्रम है, लेकिन जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, एक ठंडी सांस उसके कान के पास आई। बहुत रात हो गई है, सिया, एक भारी आवाज गूंज उठी। सिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर तब तक देर हो चुकी थी। एक हाथ ने उसके मुंह को दबा दिया और अंधेरों ने उसे अपने अंदर समा लिया। मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी आर्यन खन्ना अपने केबिन में बैठे कॉफी पी रहे थे जब फोन बजा। सर, एक नए मर्डर केस की रिपोर्ट आई है। एक लड़की सिया कपूर की लाश सुबह रेलवे के पास मिली है, डीएसपी वर्मा ने कहा। आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए फोन रखा। उसने तुरंत अपनी फाइलें उठाईं और अपराध स्थल की ओर निकल पड़ा। क्राइम सीन पर पहुंचने के बाद उसने देखा एक छोटी गली, खून से सनी हुई लाश और एक चिट्ठी जो लाश के पास छोड़ी गई थी। चिट्ठी पर लिखा था, मौत सिर्फ एक खेल है और मैं इसका खिलाड़ी। तुम मुझे रोक नहीं सकते। आर्यन की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। यह कोई आम कातिल नहीं था। यह एक मास्टरमाइंड था, एक शातिर दिमाग वाला कातिल जो सिर्फ खून नहीं, बल्कि खेल खेल रहा था। गेम ऑन, आर्यन ने धीरे से कहा और एक नए रहस्य की गुत्थी सुलझाने के लिए तैयार हो गया। आर्यन ने अपने दस्ताने पहने और लाश का बारीकी से निरीक्षण किया। सिया के हाथ पर नाखूनों के निशान थे, जैसे उसने किसी से बचने की कोशिश की हो। उसकी कलाई पर एक अजीब सा निशान था, जैसे किसी ने उसे रस्सी से बांधने की कोशिश की हो। सर, यह देखिए, इंस्पेक्टर राहुल ने पास आकर कहा। उन्होंने पास की दीवार पर उंगलियों के हल्के निशान दिखाए। ऐसा लगता है कि कातिल यहाँ कुछ देर खड़ा रहा होगा। आर्यन ने फौरन सीएसआई टीम को बुलाया और सबूतों को इकट्ठा करने को कहा। तभी एक और पुलिसकर्मी दौड़ता हुआ आया। सर, रेलवे स्टेशन के पास के सीसीटीवी फुटेज मिल गए हैं। उसमें एक संदिग्ध व्यक्ति दिख रहा है, जिसने हुड पहना हुआ है, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा। आर्यन ने फुटेज को ध्यान से देखा। कातिल चालाक था। वह सीधे कैमरे की तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन एक पल के लिए उसने सिया की तरफ देखा और उसकी जैकेट पर एक सिंबल झलक गया। जूम करो, आर्यन ने कहा। जैसे ही तस्वीर जूम हुई, एक चौंकाने वाली चीज सामने आई। हुडी पर बना एक अजीब सा लोगो, जो आर्यन ने पहले कहीं देखा था। यह सिंबल, वह बुदबुदाया। इसी बीच एक और रिपोर्ट आई, एक और लड़की लापता हो गई थी। क्या यह वही कातिल था, या फिर कोई और? खेल अब और बड़ा हो चुका था। आर्यन और उसकी टीम ने तुरंत अगली लापता लड़की, प्रीति मेहरा, के परिवार से संपर्क किया। उसकी मां रोते हुए बोली, प्रीति कल रात अपनी दोस्त से मिलने गई थी, लेकिन वापस नहीं आई। उसका फोन भी बंद आ रहा है। आर्यन ने प्रीति के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले। आखिरी कॉल किसी अनजान नंबर से आया था। उन्होंने तुरंत उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन वह एक फेक आईडी पर रजिस्टर था। इसी दौरान फॉरेंसिक रिपोर्ट आई।
सर, लाश पर जो निशान थे वे किसी तेज धार वाले तार के हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि खून के धब्बों में किसी और डीएनए का मिश्रण मिला है। मतलब? राहुल ने पूछा। मतलब कातिल अकेला नहीं है, कोई और भी इसमें शामिल है। आर्यन के मन में अब एक नया सवाल था। क्या यह किसी अकेले कातिल का खेल है या फिर एक पूरे गैंग की साजिश? और अगर ऐसा था तो अगला निशाना कौन था? अचानक आर्यन के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। अगर तुम वाकई इस खेल को समझना चाहते हो तो सही जगह देखो। समय कम है, आर्यन। संदेश के साथ एक तस्वीर थी, एक पुरानी फैक्ट्री जो शहर के बाहरी इलाके में थी। आर्यन ने गहरी सांस ली और अपनी टीम की तरफ देखा। तैयार हो जाओ, हमें वहां जाना होगा। आर्यन और उसकी टीम जब उस फैक्ट्री के बाहर पहुंची तो हर तरफ सन्नाटा था। दीवारों पर पुराने पोस्टर लगे थे और जंग लगे लोहे की गंध हवा में तैर रही थी। सर, हमें सतर्क रहना होगा। यह जगह सुरक्षित नहीं लग रही, इंस्पेक्टर राहुल ने फुसफुसाते हुए कहा। आर्यन ने इशारा किया और पूरी टीम ने अपने हथियार निकाल लिए। अंदर घुसते ही उन्हें जमीन पर खून के सूखे धब्बे दिखाई दिए। चारों ओर फैले कबाड़ के बीच एक कोने में कुछ हिलता हुआ दिखा। रुको, आर्यन ने सबको चेतावनी दी और धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक एक चीख गूंज उठी और एक घायल लड़की जमीन पर गिरी। बचाओ! कृपया! उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन तभी फैक्ट्री की छत पर एक परछाई दिखाई दी। तुम बहुत करीब आ गए हो, आर्यन, एक आवाज गूंजी। अचानक फायरिंग शुरू हो गई। खेल अब असली हो चुका था। आर्यन और उसकी टीम फैक्ट्री के अंदर घुसी, जहां फर्श पर खून के निशान फैले हुए थे। एक कोने में एक घायल लड़की बेहोश पड़ी थी। आर्यन ने झुककर उसकी नब्ज जांची, वह अभी जिंदा थी। तभी छत के ऊपर से एक आवाज गूंज उठी, बहुत देर कर दी, इंस्पेक्टर। क्या तुम सच में सोचते हो कि मुझे पकड़ सकते हो? आर्यन ने तुरंत ऊपर देखा, लेकिन तभी एक धमाके की आवाज आई और पूरा फैक्ट्री हॉल धुएं से भर गया। कातिल पहले से तैयार था। सब बाहर निकलो, आर्यन ने चिल्लाया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, एक तेज वार उसके सिर पर पड़ा और सब कुछ अंधेरा हो गया। आर्यन की आंखें खुली तो खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। उसके हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे। सामने एक आदमी खड़ा था, काले कपड़े, चेहरे पर अजीब सा नकाब। कौन हो तुम? आर्यन ने गुस्से से पूछा। नाम जानकर क्या करोगे, इंस्पेक्टर? खेल तो अभी शुरू हुआ है, वह आदमी हंसा। अचानक दरवाजा खुला और इंस्पेक्टर राहुल और टीम अंदर घुस आई। हाथ ऊपर करो। पर मास्टरमाइंड हंसा। बहुत देर हो चुकी है, अगला शिकार तैयार है। फिर वह एक धुएं के गोले के साथ गायब हो गया। आर्यन ने जल्दी से खुद को छुड़ाया और एक मोबाइल स्क्रीन देखी, जिसमें एक और लड़की की तस्वीर थी। हमें उसे बचाना होगा, अभी। खेल खत्म नहीं हुआ था, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आर्यन और उसकी टीम ने उस लड़की के लोकेशन को ट्रैक किया और एक पुराने गोदाम में पहुंचे। वहां एक दीवार पर कई तस्वीरें टंगी थीं, सभी पीड़ितों की। सर, यह देखिए, राहुल ने कहा, यहाँ आपकी भी तस्वीर है। आर्यन के माथे पर शिकन आ गई। तभी उसे याद आया, कई साल पहले एक सीरियल किलर का केस जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। क्या यह वही हत्यारा था? या कोई और जो उस पुरानी कहानी से जुड़ा था? खेल अब व्यक्तिगत हो चुका था। कातिल न सिर्फ मासूमों को मार रहा था, बल्कि आर्यन को एक मनोवैज्ञानिक जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। अब आर्यन को सिर्फ कातिल को पकड़ना नहीं था,
बल्कि अपने अतीत के उन अंधेरों से भी लड़ना था जिनसे वह अब तक भाग रहा था। टीम ने चारों ओर घेराबंदी कर दी, लेकिन कातिल किसी तरह बच निकला। सर, हमें कुछ दस्तावेज मिले हैं, इंस्पेक्टर राहुल ने कहा। आर्यन ने दस्तावेजों को पढ़ा। यह सब कुछ एक बड़े प्लान का हिस्सा था। यह सिर्फ एक कातिल नहीं, बल्कि एक पूरा सिंडिकेट है, आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। हमें जड़ तक जाना होगा। अब खेल और बड़ा हो चुका था। आर्यन जानता था कि यह सिर्फ एक मासूमों की हत्या का मामला नहीं, बल्कि अपराध की एक पूरी दुनिया से जुड़ा था। वह जानता था कि अब वह किसी सामान्य केस को नहीं, बल्कि एक संगठित नेटवर्क को खत्म करने के मिशन पर था। आर्यन और उसकी टीम को जल्द ही पता चला कि यह सिंडिकेट शहर के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक, विक्रम मल्होत्रा, से जुड़ा हुआ था। मल्होत्रा एक सम्मानित बिजनेसमैन था, लेकिन पर्दे के पीछे वह इस हत्याओं के मास्टरमाइंड का संरक्षक था। आर्यन ने मल्होत्रा के ऑफिस में घुसने की योजना बनाई। वह और उसकी टीम छुपकर अंदर पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। आर्यन, तुम सच में सोचते हो कि तुम इस खेल को खत्म कर सकते हो? मल्होत्रा की आवाज गूंजी। अचानक सिक्योरिटी गार्ड्स ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। आर्यन और उसकी टीम ने जवाबी फायरिंग की। कुछ ही देर में आर्यन मल्होत्रा के सामने खड़ा था। तुम्हारा खेल खत्म हो गया, आर्यन ने कहा। मल्होत्रा हंसा। नहीं, आर्यन, असली खिलाड़ी तो मैं नहीं, कोई और है। आर्यन चौंक गया। तो असली मास्टरमाइंड कौन है? मल्होत्रा मुस्कुराया, लेकिन तभी इंस्पेक्टर राहुल ने उसे गोली मार दी। कोई और जानने से पहले ही मर गया, राहुल ने कहा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आर्यन को एहसास हुआ कि असली मास्टरमाइंड अभी भी बाहर था। उसने सभी सुरागों को जोड़ा और तब जाकर सच्चाई सामने आई। यह सब कुछ डीएसपी वर्मा का काम था, जो सालों से इस नेटवर्क को चला रहा था। आर्यन ने वर्मा का पीछा किया और उसे एक सुनसान इलाके में पकड़ लिया। खेल खत्म, वर्मा, आर्यन ने कहा। वर्मा ने बंदूक निकाल ली, लेकिन आर्यन ने फुर्ती से गोली चलाई और वर्मा वहीं गिर पड़ा। सभी अपराधियों को पकड़ लिया गया। मीडिया ने आर्यन को हीरो बना दिया, लेकिन वह जानता था कि अपराध कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ कुछ वक्त के लिए रुकता है। वह अपनी कार में बैठा रात के अंधेरे को देख रहा था। एक नई केस फाइल उसके सामने पड़ी थी। खेल खत्म नहीं हुआ था, यह सिर्फ एक और शुरुआत थी।